हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का हेड राइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में इस नोट से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है अध्याय 3 में आपका लेसन है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है, इस लेसन में सबसे पहले जो बात किया गया है दोस्तों वो है कंपनी दीवान केरल में। देखते हैं इसमें क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। और इसमें नोट है कि 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1/3 आबादी, बोले तो 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है आपका अस्थाई बंदोबस्त। इसमें क्या चर्चा किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो सन था वो था 1793 में। देखते हैं इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। तो दोस्तों राजाओं और तलकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। और आगे जो बात किया गया है वो है इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व भी तय कर दिया गया था। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है समस्या। जब अस्थाई बंदोबस्त किया गया उस समय की समस्याएं भी आई होंगी। तो समस्याएं क्या क्या आई? तो जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं किए। और आगे क्या बात किया गया है वो है राजस्व अधिक होने से जमींदार इसे चुका नहीं पाते थे, तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। और अस्थाई बंदोबस्त विफल होने के भी कारण थे, कई कारण थे। चलिए आइए उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बात किया गया है वो है महलवारी बंदोबस्त 1822 में। देखते हैं इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। तो दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेजी द्वारा तैयार किया गया। इसमें गांव के प्रत्येक अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह, बोले तो महाल, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और थोड़े से हम आगे चले दोस्तों, तो इसमें बात किया गया है राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश भी रखी गई। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। और इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है मुनरो व्यवस्था या रैयतवारी व्यवस्था। दोस्तों यह दक्षिण भारतीय की इलाकों में यह जो मुनरो व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था लागू होती थी। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से युद्ध के बाद हड़पे गए इलाकों में सबसे पहले यह व्यवस्था लागू किया। और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में लागू कर दी गई। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है यूरोप के लिए फसलें। तो दोस्तों इसमें बात जो किया गया है वो है 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती को पर पूरा जोर लगा दिया। और लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे कि कौन कौन सी फसल थी दोस्तों? तो बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत, बोले तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है में गन्ना, और पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, और मद्रास में चावल के लिए, ठीक है, मजबूर करते रहे किसानों को। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है आपका आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो दोस्तों नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है यूरोपीय उत्पादक बैगनी और नीला रंग बनाने के लिए बोले तो शीतोष्ण का पौधा इस्तेमाल करते थे, परंतु रंग फीका था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन में यह पौधा उगता था। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में
फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। ठीक है, आगे चले हम दोस्तों। तो आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील की खेती का बागान सामने है और ब्रिटेन में औद्योगिकरण होने से उसके कपास उत्पादन में वृद्धि हुआ, परंतु इसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि 1783 से 1789 के बीच दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया, जिससे भारतीय नील की मांग बढ़ी। जैसे कि आगे बात किया गया दोस्तों वो है ब्रिटेन द्वारा भारत नील आयात 1788 में 30% रहा, जबकि 1810 में 95% नील की आयात बढ़ गया। ठीक है, आगे बात करें हम आपसे दोस्तों वो है नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निजी और दूसरा रैयत व्यवस्था। तो सबसे पहले जो बात किया गया दोस्तों वो है निजी खेती। क्या होती थी दोस्तों? तो निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या तो दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है दोस्तों। तो जब खेती करवाते थे तो उस टाइम समस्याएं भी तो आती होती। तो आगे है दोस्तों निज खेती की समस्याएं क्या क्या आती थी। तो बड़े भूखंड उपलब्ध नहीं होना, किसानों से टकराव तथा तनाव की स्थिति बनी रही, मजदूरों को इंतजाम यानी मुश्किल था, मजदूरों का जो अभाव था, हल बैल का अभाव था। ठीक है, आगे जो बात किया गया वो है निज व्यवस्था के तहत नील का पैदावार 25% से भी कम जमीन आती थी। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है आपका वो थी दोस्तों रैयत की ज़मीन पर नील की खेती। तो दोस्तों रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ अनुबंध बोले तो सट्टा करते थे। मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता के लिए बाध्य करते थे। अनुबंध के बाद ब्याज पर कर्ज देते थे और कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है दोस्तों। तो आगे जो बात किया गया टॉपिक है वो है नील विद्रोह। तो दोस्तों मार्च 1559 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और रैयतों को जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिला और यह बागान धीरे धीरे विद्रोह के रूप में फैल गया। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है 1859 में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने घोषणा की कि रैयतों को नील अनुबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और बाद में नील आयोग का गठन किया गया, जिसमें कहा गया कि आगे अनुबंध न करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई और अन्यत्र में जो बात किया गया है दोस्तों वो है वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेप्तिस्त लाबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा और लाबात की एक पुस्तक में फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन, गुलाम मजदूर और मजदूर एक मशीन चरखी के घोल लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, और इस तरह जो है दोस्तों आपका अध्याय 3 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और एग्ज़ाम में इस वीडियो से काफ़ी भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड, कलिंग, यार या जिनसे भी कनेक्टेड हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।